नमस्कार सर, मैं किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, डॉक्टर सुनीलन जी, जो किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। और उनका जुड़ाव किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक लंबे समय से हमको दिखाई पड़ता है। 1997 से जो यात्रा शुरू हुई थी, वो अनवरत यात्रा चली आ रही है। किसान आंदोलन ने बहुत कुछ इस समाज में नया निर्मित किया है। तो आज हम किसान के जो सवाल हैं, उनसे बहुत कुछ जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जिंदाबाद जी। इसी से जुड़ा हुआ सवाल इस आंदोलन से है कि आज जब देश और पूरी दुनिया ने देखा है कि एक बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान में हुआ, और इसके पहले हम देखें तो किसानों के मुद्दों को लेकर के चंपारण का आंदोलन हुआ, और इसके बाद कई सारे तेलंगाना तेभागा हुए। इस आंदोलन की जो दशा है और जो दिशा है, उसमें किस तरह का बदलाव आप देख पाए हैं? देखिए, ये बात आपने, बहुत कम ऐसे चैनल हैं या बहुत कम देश में ऐसे लोग हैं जो अतीत के किसान आंदोलनों का भी जो है ख्याल करते हैं और उन्हें जब आज की चर्चा हो रही होती है तो उसको जोड़ते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि उसको आपने जोड़ा है। असल में किसान आंदोलन जो है वो एक श्रृंखला है। किसानों की चेतना लगातार बढ़ती जा रही है अपने अधिकारों के प्रति। भारत का संविधान जब बना तो फिर संवैधानिक अधिकारों के प्रति, लेकिन इसके पहले से जो है वो किसान आंदोलन सच्चिदानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में, आपको मालूम है कि लखनऊ में 1936 के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और इसके जो आयोजक थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे, जेपी थे, लोहिया थे लखनऊ के अंदर। मतलब जो है कि जो धारा थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उस समय थी, समाजवादियों की जो धारा थी, जो धारा किसानों के जमींदारी का उन्मूलन कराना चाहती थी, जो जमीन को जोते बोए वही उसी का मालिक होए, ये जो मूल बात थी। और जो लगान का सवाल था, उसमें अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था या राजाओं के द्वारा अत्याचार किया जाता था, उसके खिलाफ में जो संघर्ष चलाने वाले लोग थे वो उसका नेतृत्व किया करते थे। ये सब कांग्रेस को एक समय तक इसका समर्थन मिला, लेकिन बाद में जब इनकी ताकत बढ़ने लगी और जब ये सवाल आया कि भाई आजादी जो है वो मुख्य सवाल है, और अगर जमींदारी उन्मूलन का सवाल उठाया जाएगा, जमीन के बंटवारे का सवाल उठाया जाएगा, तो उसके अंदर जो है परेशानी आएंगी। तो फिर जो है एक किस्म का कांग्रेस ने अपने आप को इससे अलग कर लिया और फिर किसान संगठन अपनी इस लड़ाई को लड़ते रहे। और ये लड़ाई जो है पूरे देश के अंदर अपने अपने अलग अलग स्तर के ऊपर, आज जैसे किसान आंदोलन के अंदर है कि 550 किसान संगठन है, सभी संगठनों का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, अपने उस इलाके के किसानों की समस्याओं के मुद्दे हैं। उसी तरीके से उस समय भी था, लेकिन एक कॉमन था। जैसे आज हमारा कॉमन है कि हम लोग लाभकारी मूल्य की गारंटी चाहते हैं, कर्जा मुक्ति चाहते हैं, या जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो और जब मोदी जी ने थोप दिए थे 3 कानून, तो हम 3 किसान कानूनों को रद्द कराना चाहते थे। उसी तरीके से उस समय एक कॉमन चीज थी, और वो कॉमन चीज ये थी कि लगान जो है वो बहुत ज्यादा जो थी उसे खत्म होना चाहिए, जमींदारों का अत्याचार समाप्त होना चाहिए और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए। और तो मैं ये भी आपको बता दूं कि जैसे जो किसान आंदोलन, जो बड़े आंदोलनों के अंदर जो जाना जाता है, वो आंदोलनों के अंदर तो एक चंपारण का आंदोलन जो नीलों के खिलाफ हुआ था, नील की खेती के नाम पर जो एक शोषण लूट होती थी, जहां पर खुद गांधी जी गए, उन्होंने 9 महीने तक रह करके आंदोलन चलाया और उन्होंने सफलता हासिल की, जो वहां पर 3 कठिया प्रथा थी उसको समाप्त कराने की। इसी तरीके से जो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, सरदार पटेल के नाम से जिन्हें जाता है, उन्होंने बारदोली के अंदर आंदोलन किया, वो भी लगान के खिलाफ था, वहां पर भी उन्हें सफलता हासिल हुई। इसी तरीके से मैं अगर आजाद भारत की बात करूं तो जो यही किसान आंदोलन था जिसने इस देश के अंदर से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कराने का काम किया, जो कि देश के किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और ये बात आगे बढ़ी, आप सब जानते हैं कि
एक समय में एक नेता थे जो है महेंद्र सिंह टिकैत हुए वेस्टर्न यूपी के अंदर, सिसौली के अंदर, और एक जो है बेंगलोर के पास में जो है वो नेता हुए, कर्नाटक के नंजुर स्वामी हुए नेता, नंजुर स्वामी हुए, और महाराष्ट्र के अंदर जो है शेतकारी संगठन के नेता जो है हुए। और इन लोगों ने जो है वो बहुत प्रयास किया कि किसानों के बीच में एकजुटता बन पाए, लेकिन वो एकजुटता जो है शरद जोशी जो है वो महाराष्ट्र के नेता थे, लेकिन सबकी तीनों की अपनी अपनी बड़ी ताकत थी, लेकिन वो एकजुटता एक व्यापक बन नहीं पाई और चल नहीं पाई। और बाद में तो आपको मालूम है शरद जोशी जो हैं वो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन के 92 के बाद में पैरोकार हो गए। एक बीज से कितना ज्यादा मुनाफा हो सकता है, और जो बाकी किसान आंदोलन था, विशेष तौर पर जो नंजुर स्वामी थे वो कॉरपोरेट के खिलाफ खड़े हो गए। कारगिल के खिलाफ में उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन चलाए, और ये बात आगे लगातार बढ़ती गई। और अभी जो हुआ वो आपको मालूम है कि जब मोदी जी ने कोरोना काल का लाभ उठाते हुए अचानक 3 किसानों के ऊपर 3 विधेयक लेके आ गए, जिस दिन विधेयक आए उसी दिन से अगले दिन से हम लोगों का विरोध शुरू हो गया। हम लोगों ने पहले उसके विधेयक के पुतले जलाने का काम किया, प्रधानमंत्री के पुतले जलाने का काम किया। पहले ही दिन हमको समझ में आ गया था कि ये कानून जो लाए गए हैं, जब किसान तो जो आंदोलन चला रहा था, मैं इसमें एक याद दिला दूं, मैं 2 आंदोलनों का और जिक्र करना चाहता हूं। वैसे तो बहुत सारे आंदोलन हैं, मेरे को याद आ रहा है दक्षिण के अंदर कागोड़ू सत्याग्रह जिसे कहते हैं, कागोड़ू सत्याग्रह हुआ था, जो है शिमोगा के इलाके में हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उस समय जो है वहां पर जो गोवा उसके जो बड़े नेता थे वो भी वहां पर थे। और आपको मैं ये भी याद दिला दूं, मैं जिस आंदोलन से जुड़ा हूँ वो मुल्ताई के अंदर किसान आंदोलन था। मुआवजे के सवाल को लेकर वो आंदोलन हुआ था, और उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उसने पुलिस गोली चालन किया, मेरे 24 किसान साथी शहीद हुए, और किसानों के ऊपर ही 64 मुकदमे लाद दिए गए, और उसके बाद में गिरफ्तारी भी हुई, और 17 साल तक मुकदमे चले, और इसके बाद में जो है 4 मुकदमों के अंदर मुझको आजीवन कारावास की सजा उसके अंदर सुना दी गई। लेकिन वो मुल्ताई का एक बड़ा आंदोलन इसलिए जाना जाता है कि वहां पर आजाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा गोली चालन कहीं पर नहीं हुआ था, इतना बड़ा हत्याकांड कहीं पर नहीं हुआ था। जिसे उमा भारती जो उस एक चीफ मिनिस्टर बनी, उन्होंने कहा कि देश के अंदर जलियांवाला बाग कांड के बाद, आजादी के बाद का सबसे बड़ा धब्बा है स्वतंत्र हिंदुस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सरकारों के ऊपर, जिन्होंने कत्लेआम करने का काम किया। उसके बाद आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रधान की सरकार थी उसने गोली चालन किया, 6 किसान शहीद हुए, वहां पर हमारा आंदोलन खड़ा हुआ। और उस समय जो है मेरी 3 बार वहां गिरफ्तारी हुई, और हम लोगों ने ये तय किया कि हम देश भर के किसान संगठनों को जोड़ेंगे, अकेले अकेले लड़ना संभव नहीं है। और फिर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन हुआ, 250 किसान संगठन जुड़े, और हम लोगों ने कर्जा मुक्ति और पूरा दाम को लेकर के पूरे देश के अंदर किसान मुक्ति यात्रा निकाली, किसान मुक्ति सम्मेलन किए। 2 बार हम लोगों ने लाखों किसानों की रैली करने का काम हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर किया, रामलीला ग्राउंड पे किया। और जब कोरोना के अंदर जो ये लागू हो गए थे कानून, इनके खिलाफ में जब ये सोचा गया कि अब तीसरी बार हमको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमने तारीख तय की 26-27 नवंबर, 26 नवंबर को देश के अंदर संविधान लागू हुआ था जी। और हम ये मानते हैं कि जो कानून सरकार ने लागू किए थे तो उससे जो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार था किसान का, वो प्रभावित हो रहा था। और इसलिए जो है पूरी जमीनें किसान किसानी और गांव को खत्म करके सरकार जमीनों को कॉर्पोरेट को सौंपना चाहती थी, और इसलिए आंदोलन बड़ा हम लोगों ने तय किया। 2 दिन का आंदोलन तय किया था हमने। 2 दिन के आंदोलन के लिए मुझे याद है कि कुरुक्षेत्र के अंदर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उनका फोन आया। उस समय मैं मानसा के अंदर था, पंजाब के अंदर, और आंदोलन के ही समर्थन में वहां पर गया था। रेल की पटरियों के ऊपर वहां आंदोलन चल रहा था,
तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी ने कहा कि हम किसान संगठनों की मीटिंग बुलाई है, जो संगठन आपके साथ नहीं है, मतलब जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ नहीं है, हमने उनको और जोड़ना चाहा है। तो मैं गया, उन्होंने मेरे से अध्यक्षता कराई कुरुक्षेत्र में, और वहां पर मीटिंग हुई और वहां पर ये वाली बात हुई कि हमको इसे और ज्यादा व्यापक बनाना चाहिए AIKCC को। और इसी को लेकर के फिर दिल्ली के अंदर गुरुद्वारे के अंदर मीटिंग हुई, गुरुद्वारा काबगंज के अंदर, और फिर उसके बाद में ये संयुक्त किसान मोर्चा बना, जिसका लिमिटेड 2 दिन के लिए बनाया गया था मोर्चा, एक बड़ी ताकत खड़ी हो इसलिए। लेकिन इस बीच में मनोहर लाल खट्टर जो है, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर कोई भी पंजाब का किसान हरियाणा से होकर के नहीं घुसने दिया जाएगा। फिर पुलिस वालों ने भी चुनौती दे दी कि एक भी परिंदा भी नहीं निकल सकता यहाँ से। तो पंजाब के किसानों ने, जो कि उसके और 4 महीने पहले से लगातार वहां पर अडानी अंबानी के जो मॉल्स थे और जो उनके साइलोस थे, उसके ऊपर धरना दे रहे थे। 500 जगह पर वो धरना चल रहा था, रेल को जाम उन लोगों ने किया हुआ था। उन लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और आपको मालूम है कि हरियाणा सरकार ने किस तरीके से गड्ढे खोदे, बैरियर बनाए, कटीले तार लगाए, बैरिकेड खड़े किए, लेकिन उस सबको लांघते हुए किसान दिल्ली के मुहाने पे जब पहुंच गए, रात को हम लोगों को खबर मिली, डॉक्टर दर्शन पाल का फोन आया। उन्होंने कहा कि हम लोग 6 जगह तो बैरियर तोड़ करके आ गए हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर हमको लगता है कि बड़ी हिंसा हो सकती है, दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है और कुछ होना चाहिए। तो हम लोगों ने रात को AIKCC की मीटिंग की, और उस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा, कहा कि हम लोग किसी इस किस्म का टकराव नहीं चाहते, हम लोग जो है अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली के अंदर रखना चाहते हैं, हमें रामलीला ग्राउंड दिया जाए। उन्होंने रामलीला ग्राउंड नहीं दिया, लेकिन रात का जो पत्र लिखा गया उसका असर ये हुआ कि उन्होंने हमको एक दूसरा ग्राउंड दिया, जिसे निरंकारी ग्राउंड कहते हैं। उसको लेकर के सहमति नहीं बनी, और क्योंकि निरंकारी अकाली वाला जो एक पुराना वो चल रहा था परंपरागत तौर पे, तो लोगों को लगा कि निरंकारी ग्राउंड में ला करके और फिर जो है घेर करके और किसानों को के ऊपर गोली चलाई जा सकती है। इस तरीके की एक आशंका जो है किसानों के बीच में व्याप्त हुई। उसके चलते लोग उस ग्राउंड में जो है वो नहीं गए, और बाद में ये तय किया गया कि जो किसान रुके हुए थे सिंघू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर के ऊपर, ये तय हुआ कि अन्य जगहों पर भी धरना शुरू किया जाए, और गाजीपुर के अंदर, शाहजहांपुर के अंदर भी जो है शुरू किया गया, पलवल में भी शुरू किया गया। और ये आंदोलन आपको मालूम है लगातार चला। सरकार ने बहुत आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, खालिस्तानी समर्थक है और इसके अंदर जो है विदेशी धन आ रहा है, इसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे चला रहे हैं, तमाम सारे तरीके के आरोप लगाए, लेकिन कोई आरोप टिक नहीं पाए, क्योंकि जो आंदोलन था उसकी जो खासियत थी वो ये थी कि उसके अंदर जो है अहिंसा के ऊपर जोर था, और कोई भी किसी भी स्तर के ऊपर हिंसा ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम जो नेतृत्व था उसके द्वारा किया जा रहा था। इस आंदोलन की खास बात ये भी थी कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग थे, और जो कुछ भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सिखों ने, विशेष तौर पे गुरुद्वारा के लोगों ने जो है आंदोलनकारियों की सेवा करने का काम किया। मैं जो बात उल्लेख करना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर होता ऐसा है कि एक आंदोलन की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि अचानक कोई आंदोलन हो गया। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने आपको किसान आंदोलन का बताया। लेकिन उसी तरीके से जो सिखों के द्वारा जंतर मंतर के ऊपर, जब से मैं तो कम से कम 30-40 सालों से देख रहा हूँ, मैं 5 से 10 हजार लोगों को लेकर के आता रहा दिल्ली में, और जो है गुरुद्वारे के अंदर वो लोग खाना खाते रहे, रुकते रहे, और पूरी तरीके से एक जो खुले मन के साथ में सिखों ने आंदोलनकारियों का, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन साथ देने का काम किया। ये बात का मैं उल्लेख विशेष तौर पर इसलिए करना चाहता हूँ कि जो आंदोलन की सफलता है, किसान आंदोलन की सफलता में जो लंगर व्यवस्था है उसकी बहुत बड़ी भूमिका जो है वो रही है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लाखों लोगों को रोज भोजन का इंतजाम करना, नाश्ते का इंतजाम करना, लोगों का सब कुछ व्यवस्था करना, ऐसा कभी दुनिया में कहीं पर हुआ नहीं, और इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कहा गया।
और इस आंदोलन में खास जो था पंजाब और हरियाणा के बीच का जो टकराव था या जो दुराव था उसको खत्म करने का काम किया। और जो एक हिंदू और मुसलमानों के बीच के अंदर जो एक दूरी बनी थी, मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगे कराए गए थे, प्रायोजित दंगे थे, उसके बाद जो बनी थी उसको खत्म करने का काम किया। तो एक जाति की एकजुटता और सभी जातियों की एकजुटता भी बनी और जो है सभी धर्मों की एकजुटता बनाने का काम इस किसान आंदोलन ने किया। और एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्रियों को निकलना संभव नहीं था और जहां भी वो जाते थे काले झंडे दिखाए जाते थे। आपको मालूम है कि किस तरीके से कई जगहों पर जो है वो किसानों को जो है एक अन्याय, अत्याचार झेलना पड़ा सरकारों की ओर से, विशेष तौर पर हरियाणा में जहां 45,000 से ज्यादा किसानों पर मुकदमे, 185 FIR दर्ज की गई। और लेकिन ऐसी स्थिति बना दी हरियाणा के अंदर भी किसानों ने कि मुख्यमंत्री भी कहीं पर हेलीकॉप्टर लेकर के जा नहीं सकता था बिना काला झंडे का विरोध को झेले बगैर। तो इस तरीके की स्थिति बनी। और इस बीच में आपको मालूम है कि 26 जनवरी आया और 26 जनवरी को किसानों ने कहा कि भाई अगर भारत के अंदर एक परेड निकलती है तो किसानों को भी परेड निकालने का अधिकार है। और उस समय होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है गृह विभाग के द्वारा साजिश की गई और जो लोग आंदोलन के साथ में नहीं थे उन लोगों के साथ में एक जो है उन लोगों को ITO पहुंचे, लाल किला पहुंचे, एक झंडा फहराने वाली बातचीत हुई। वो सब षड्यंत्र था आंदोलन को बदनाम करने का। और उसके अंदर उस शाम तो उन्हें सफलता मिली गई थी, लेकिन आपको मालूम है कि किसानों ने, जो लोगों ने इस तरीके की हिंसा की थी वहां पर, उनसे अपने आप को अलग किया और ये बात स्पष्ट किया कि हमने दिल्ली पुलिस के साथ में जो परेड का रास्ता तय किया था हम लोग उसी रास्ते के ऊपर चले। लेकिन दिल्ली पुलिस और कुछ लोगों की साठ गांठ के चलते जो भी कुछ हुआ वो लोगों के सामने आया। आपको मालूम है उसके अंदर से दीप सिद्धू अभी उसकी हत्या हो गई है। हम मानते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं है, वो एक हत्या है, पूरे मामले को रफा दफा करने की साजिश है। खैर वो बात आगे बढ़ी, उस साजिश से हम लोग उभरे और फिर आपको मालूम है कि राकेश टिकैत के ऊपर जो है भाजपा का एक विधायक और कुछ गुंडे हमला करने पहुंचे और हमला करते वक्त जो है उस समय जो आंसू निकले राकेश टिकैत के, उससे पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी हिल गया। और फिर दूसरी बार जो है जैसे मनोहर लाल खट्टर की चुनौती को स्वीकार किया था किसानों ने, उसी तरीके से वेस्टर्न यूपी के किसानों ने भाजपा के हमले को चुनौती मान करके स्वीकार किया और उसका जबरदस्त जवाब देने का काम किया। और आपको मालूम है कि इसके बाद में सरकार को जब ये दिख गया कि चुनाव 5 राज्यों के होने वाले हैं और 5 राज्यों के चुनाव में अगर भाजपा के जो लोग हैं वो कोई प्रचार प्रसार ही नहीं कर पाएंगे और उन्हें काले झंडे दिखाया जाएगा, तो इस तरीके से जो है उनको अपने आप को प्रचार के तंत्र को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने तय किया कि वो कानून को वापस लेने का काम करेंगे। और उन्होंने कानून वापस लिए, लेकिन ये कहा कि कानून अच्छे हैं, हम समझा नहीं पाए। इससे उनकी मंशा समझ में आती है कि केवल ये चुनाव के लिए उन्होंने मुकदमे वापस लिए। उस समय उन्होंने 9 दिसंबर को एक पत्र लिखा संजय अग्रवाल ने और जो है उसके ऊपर एक सहमति हुई, लेकिन उसके अंदर धोखाधड़ी हुई। जो किसानों के साथ में एग्रीमेंट किया गया था मुकदमे वापस लेने का, शहीद परिवारों को मुआवजा देने का, MSP की लिए 5 मेंबर कमेटी बनाने का, उसको सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए 31 जनवरी को जो है वो पूरे देश में विश्वासघात दिवस मनाया गया और यूपी मिशन की घोषणा की गई। और उसी के तहत जो है मैं अभी यहाँ पर हूँ। हनान मुल्ला जी जो है या राकेश टिकैत हो या योगेंद्र यादव जी हो, सभी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है यूपी मिशन के तहत। भाजपा को हराओ, भाजपा को सजा दो, भाजपा को सबक सिखाओ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली से शुरू हुई थी, मेरठ में हुई, फिर बरेली में हुई और मुरादाबाद में हुई, झांसी में हुई, कानपुर में हुई और लखनऊ में और इलाहाबाद, गोरखपुर। और आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में
गाजीपुर के अंदर भी आज हो रही है। इसके पहले आज जौनपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अनेक अन्य जगहों पर भी जो है वो किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनारस के अंदर होगी और इसमें जो है सभी जगहों पर राकेश टिकैत जी और हनान वोला जी और अयूब यादव जी के साथ साथ मेरी उपस्थिति भी इसके अंदर रही है। तो ये मोटे तौर पर है जो आज तक की स्थिति है। मैं आपसे ये भी चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि इसका एक जो बड़ा इम्पैक्ट है इस किसान आंदोलन का, वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा है। जी, मैंने जैसे आपको बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे की को जो गठित किया गया वो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से किया गया और उसकी बुनियाद के अंदर मंदसौर का किसान आंदोलन था, मंदसौर का गोलीकांड था। और आपको ये मालूम है कि जो एक वातावरण बना किसान आंदोलन के चलते, उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तीनों जगह पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। ये याद रखना जरूरी है कि तीनों गढ़ है भारतीय जनता पार्टी की संघ के, तीनों जगह पर सरकार चली गई। दिल्ली के अंदर भी जो है वो सरकार भाजपा के तमाम के बाद में वो वापस नहीं आ पाई और फिर इसके बीच में बंगाल का चुनाव हुआ। बंगाल के अंदर भी भाजपा हराओ का मुहिम जो है संयुक्त किसान मोर्चे ने चलाया और वहां पर भी जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो वहां पर सरकार नहीं बना पाई। और अब यूपी का जो मिशन चल रहा है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि अब तक 5 चरण चुनाव के हो चुके हैं और 2 चरण केवल बाकी हैं। लेकिन 5 चरण में मैंने आपको चुनौतियों की बात की थी कि एक चुनौती मनोहर लाल खट्टर ने दी थी, एक चुनौती जो है वो वहां पर जब हमला किया गया था राकेश टिकैत को तब दी गई थी और अब जो है चुनौती जो है उसने दी है जिससे हम लोग बुलडोजर बाबा बोलते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो है गर्मी निकाल देंगे। जब वेस्टर्न यूपी के चुनाव हो रहे थे पहले चरण के, तब वो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। तो मुझे लगता है कि किसानों ने 5 चरण के अंदर गर्मी निकाल दी है और जो है अब बचे हुए 2 चरण के अंदर भी हम लोग अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है संयुक्त किसान मोर्चे ने। हमें लगता है कि हम किसानों के बीच में इस बात को पहुंचा पाए हैं कि अगर योगी बाबा की सरकार वापस आई तो 3 कानून वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि मंत्री ने, कि कानून अच्छे हैं, हम एक कदम पीछे हटे हैं और हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारी जो तैयारी है वो एमएसपी की कानूनी गारंटी, मतलब कि सभी कृषि उत्पादों को लागत से 1.5 गुना दाम पर खरीदा जाए, जिसके बारे में मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी। और आज भी 1100 रुपए क्विंटल का धान बिक रहा है उत्तर प्रदेश में, आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं आपको, और रेट जो है वो 1940 और 1970 है। तो हमारी अब अगली लड़ाई जो है वो हमारी लड़ाई एमएसपी को लेके होगी और हमारा जो पुराना एजेंडा था संपूर्ण कर्जा मुक्ति वाला जो कानून बनाने का, वो सब हमारा जो है उसको लेकर के आंदोलन चलेगा। और हमने आप देखा है कि यहाँ किस तरीके से हमारे आंदोलन का असर है कि जो है पार्टियों को एमएसपी की बात करनी पड़ रही है। यहाँ पर गठबंधन जो है उसने कहा कि हम जो है एमएसपी देने का काम करेंगे। अब देंगे नहीं देंगे ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन पार्टियों को जो है इसको मुद्दा बनाना पड़ा और ये बड़ा मुद्दा है। और मैं यहाँ पर ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि जैसे केरल की सरकार जो है वो 16 सब्जियों को एमएसपी पर खरीदती है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी सब्जियों की एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए। और यहाँ पर यह भी वायदा किया गया है कि हम 15 दिन के अंदर जो है वो गन्ने के भुगतान करने का काम करेंगे। तो ये किसान आंदोलन की एक ताकत है, उसका एक दबाव है जिसके चलते पार्टियों को बोलना पड़ रहा है। तो किसान आंदोलन ने एक एजेंडा सेट करने का काम जो है वो चुनाव के अंदर भी किया है और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी किसान एक व्यापक एकजुटता बना करके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और हमारे किसानों की जो 715 किसानों की जो शहादत हुई है, हम उसको बेकार नहीं जाने देंगे और उस किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में
सतत रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। और ये लोगों की जो गलतफहमी थी कि ये 3 राज्यों का आंदोलन है, लोग ये कहते थे कि 2.5 राज्यों का, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। तो ये गलतफहमी भी जो है हम लोगों ने दूर की है 380 दिन का आंदोलन ऑल इंडिया चला करके, और आने वाले समय में हम पूरी तरीके से दूर कर देंगे। और मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ, जब कोरोना काल था जिसकी आड़ के अंदर जो है मोदी ने कानून लागू किए थे, उस समय भी मैं लगातार कहता था कि अगर ट्रेन चालू हो जाए तो 10 लाख किसान जो है वो दिल्ली के अंदर पहुंच जाएगा। हम लोगों की दिक्कत ये है कि इस आंदोलन के अंदर कि बाहर के लोग जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो ये है कि अगर मैं जब भी कभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूँ, मध्य प्रदेश से जब बड़ी संख्या में किसान आते हैं तो एक ही नारा हमारा लगता है, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए खाना भरी। तो अब लोग तो बिना टिकट आते हैं और बिना टिकट जाते हैं। तो हम तो उसी तरीके से अपनी रैलियों को आगे चलाने वाले हैं। अब हालांकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो बहुत कठिन होने वाला है सब कुछ चीज, लेकिन जो हमारा नारा है कि जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना बना रहेगा, तो संघर्ष जारी रहेगा। जो मैंने आपको बताया कि आजादी के आंदोलन के पहले से जो किसान आंदोलन इस देश में सक्रिय रहा है, और भी उससे पहले मैं कह सकता हूँ कि सिद्धू कानू जो है, ये इन लोगों ने जो है, जिसे अब झारखंड का इलाका कहते हैं, उस इलाके के अंदर किसान आंदोलन चलाने का काम किया था, है ना। तो लेकिन अब ये सब चीजें किसानों के साथ में बराबर भेदभाव हुआ है, और वो भेदभाव इस तरीके का है कि उसको कभी रेखांकित नहीं किया गया। मतलब किसानों की जो एक बड़ी भूमिका रही स्वतंत्रता के आंदोलन में, उसको भी कभी देश के अंदर इतिहासकारों ने उसको स्वीकार नहीं किया, और पार्टियों ने अपना बता दिया। कहा गया कि भाई कांग्रेस जो है उसने आजादी दिलाई। भाई किसान आंदोलन का बहुत बड़ी भूमिका थी, मजदूर आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो और आज भी जो है ये आंदोलन इस देश में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए बहुत सक्रिय है। इस आंदोलन की बहुत सारी आपने खूबियां बताई हैं, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है। इस आंदोलन से की कमी क्या आपको लगती है कि जो कुछ कमी रह गई है, जो नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, कमी तो देखिए, ये देश है 137 करोड़ का, जी। है ना। तो कमी तो है ये कि भाई अभी हमारे पास 550 संगठन है। मुझे लगता नहीं है कि इस देश के अंदर एक भी जिला ऐसा है या एक भी तहसील जो है ऐसी है जहां पर कि कोई ना कोई किसान संगठन सक्रिय ना हो। तो हमें अभी बहुत सारे किसान संगठनों को जोड़ना है, ये एक कमी है ना, जो हम आने वाले समय में और विस्तार करेंगे। दूसरी बात ये है कि किसानों के बीच में चेतना जो है, किसान संगठनों को उस स्तर पर लाने का काम करना है जिस स्तर पर पंजाब के किसान संगठनों ने किसानों की चेतना को पहुंचाने का काम किया। हमारा लक्ष्य ये है कि जिस तरीके से पंजाब में जब किसान आंदोलन चला तो सरकार भी साथ थी, विपक्ष भी साथ था। और विपक्ष का मतलब वहां पे अकाली दल जो है, उसको तो सरकार छोड़ करके, सबसे पुराना सहयोगी था एनडीए का, उसको छोड़ करके उसको मैदान में उतरना पड़ा। आम आदमी पार्टी भी वहां पर साथ थी, वहां पर जो है मीडिया भी साथ था, कर्मचारी भी साथ था, वहां पर सभी साथ थे। और वो साथ इसलिए थे क्योंकि किसान संगठनों ने उतना सघन काम किया। वो काम जो है हमें पूरे देश में करने की जरूरत है ताकि किसानों की एक बड़ी ताकत बन सके। हम ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन किसानों के सवाल आज तक हल नहीं हुए हैं, और उन सवालों को हल करने के लिए किसानों के संगठन की बड़ी ताकत और बड़ी गोलबंदी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जो एक निजीकरण का सवाल है, निजीकरण के सवाल को लेकर के, और ये जो सब कुछ बेच दे रहे हैं, है ना, जो कहते थे कि हम कुछ नहीं बिकने देंगे, पूरा देश बेच रहे हैं। तो हम लोगों को जो है अब बड़ी हमारी चुनौती ये है कि देखिए, किसान आंदोलन को ट्रेड यूनियन ने बहुत सहयोग किया, समर्थन किया, 3-3 बार भारत बंद किया। अब जो है 28-29 मार्च को बंद होने वाला है। लेबर कोड को जो है खत्म करने को लेकर के जो थोपे गए हैं किसानों के, श्रमिकों के ऊपर 10 ट्रेड यूनियंस जो है ऑल इंडिया की, उनका कॉल है, उसमें किसान आंदोलन समर्थन कर रहा है। ग्रामीण बंद का हमारी तरफ से भी आह्वान है। तो हम जो है, हमारा अगला जो लक्ष्य है वो ये है कि किसान मजदूरों की एकता को और ज्यादा हमारे को
मतलब उसके अंदर एकजुटता लानी है और साथ में जो अलग सेक्शंस हैं उनको भी खड़ा करना है। जैसे दलित हैं, अब दलित हैं तो दलित आज जो है इस यूपी के अंदर में, पूरा यूपी पिछले 1 महीने से मैं घूम रहा हूँ, कम से कम 150 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया हूँ। सब जगह पर दलितों को ये बात समझ में आ गई है जो पहले समझ में नहीं आई थी, कि भाई सब कुछ अगर बिक जाएगा, अगर सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो उसको दलित कह रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है। तो असल में संविधान के सभी प्रावधानों को ये संघ परिवार जो है वो खत्म करना चाहता है और वो एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उनका लक्ष्य एकदम साफ है। आपको मालूम है कि उन्होंने एक 23,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लेके आया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर अभी आपको देख रहे हैं आप यूक्रेन में क्या हो रहा है ना, एक न्यूक्लियर हमले की आशंका पैदा हो गई है। हमारे मोदी जी ने पहले से समझ लिया है, तो वो एक ऐसा अपना खुद का महल बनवा रहे हैं और जिसके अंदर की कोई न्यूक्लियर जो है, अगर कोई दिल्ली के ऊपर कोई न्यूक्लियर बम अगर पटकेगा तो बाकी सब तो खत्म हो जाएंगे लेकिन मोदी जी बच जाएंगे। ऐसा इंतजाम वो उन्होंने किया है। 1,000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक वो नई पार्लियामेंट बना रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और पूरा इतिहास को खत्म करने के लिए जो है वो पूरा इतिहास का जो वहां पर मतलब म्यूजियम था, जो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम था, उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है। तो तमाम सारी बातें हैं जिसको लेकर के काम करना है। और बहुत सारी जो कमियां हैं, कमियां तो जो है ये है कि किसान जो है वो जातिवाद में ना फंसे, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो चुनाव के अलावा तो किसान आंदोलन है, लेकिन चुनाव के समय जाती है ना, चुनाव के समय धार्मिक पोलराइजेशन है। हालांकि ये काम करने के अंदर वो असफल रहे हैं, तो मुझको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है काफी कुछ सफलता हासिल कर चुके हैं, लेकिन जो हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो सीमाएं हैं, उनको हम जरूर दूर करने में कामयाब रहेंगे। जी, आपको क्या लगता है कि इस किसान आंदोलन में जो छोटे किसान हैं, उनके मुद्दों को सही तरीके से रेखांकित किया गया? बिल्कुल बिल्कुल रेखांकित किया गया, क्योंकि असल में हम लोगों ने किसान की जो परिभाषा है उसके अंदर खेतीहर मजदूर जिसे कहा जाता है उसको जोड़ने का काम करते हैं। हम उसे भूमिहीन किसान कहते हैं। उसके बाद भूमि नहीं है लेकिन वो किसानी करने का काम करता है। और इस समय तो 50-50 की हालत है, कई जगह पर 60-40 की हालत है। मतलब ये है कि किसानों की जमीन का क्योंकि लगातार जो है पुष्ट दर पुष्ट बंटवारा होता चला जा रहा है, तो बड़ी संख्या में जो पहले किसान थे, जो मतलब भूपति किसान थे, वो अब भूमिहीन किसान में तब्दील होते जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग मनरेगा के सवाल को बहुत लगातार उठाने का काम करते हैं। कम से कम 200 दिन का काम मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर के काम को मनरेगा के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। तो हम एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं उनके सवाल को भी हम बराबर लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि देखिए किसान बचेगा, किसानी बचेगी तो खेती और मजदूर भी बचेगा। और अगर किसानी से फायदा ही नहीं होगा, और किसान जो है आज 7.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुका, तो ये जो पूरी इकोनॉमी को चेंज करना है, और उस इकोनॉमी को चेंज करने के लिए पूरा जो नई आर्थिक व्यवस्था है इसको पूरी तरीके से, या कॉर्पोरेट मुखी जो अर्थव्यवस्था है इसको बदलने का ये काम करना है। तो हम लोग जो है इस सबके प्रयास के अंदर लगे हुए हैं। और जो है मैं तो कहीं पर भी आप जाए तो हम लोग तो छोटे किसानों में ही काम करते हैं, बड़े किसान है कहाँ। आज मैं अगर पूर्वांचल में बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पर है ही कितना, यहाँ पर 0.6 एकड़ की जो है वो मतलब 1 एकड़ से भी कम है ना वो है। और पूरा अगर आप जनरल देखें तो 1.5 एकड़ है ना, और औसत 85% किसानों का अगर आप देखें तो 1 एकड़ से कम। तो इस देश के अंदर हैं ही कितने किसान जिनके पास बड़ी जमीनें हैं। तो इसलिए ये तो एक किस्म का मिथ बनाने का काम किया गया है कि बड़े किसान जो हैं उनका आंदोलन। अब ठीक है कि जो पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, वो कम जोत के अंदर भी ज्यादा कमाने की गेल का काम वो कर लेता है, तो बड़ा किसान लोगों को दिखलाई देता है। लेकिन ऐसे अब बड़े किसान कोई बचे नहीं है। जी जी। अब सर मध्य प्रदेश से आते हैं, और जहाँ पर 2 गोलीकांड हुए, एक तो मंदसौर में हुआ और जिसका आपने जिक्र भी किया, और मुल्ताई में हुआ। मंदसौर का के समय जो घटनाक्रम हुआ उस पर उसमें विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाए, और जब दूसरी सरकार कांग्रेस के समय होता है तब उस पर भाजपा आरोप लगाती है। इन दोनों बड़े दलों के जो चरित्र हैं उसमें आप क्या अंतर पाते हैं? नहीं देखिए, अंतर का मसला ऐसा है कि आंदोलन को एक किस्म का विद्रोह और बगावत माना जाता है, और इसलिए हमको तो इसके खिलाफ में एक सत्ता की जो समझ है
क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों का मतलब सत्ता जो लोग चलाते हैं तो वो बंदूक से दमन करना चाहते हैं। तो ये तो एक किस तरीके का सवाल है। इसीलिए हमारी लड़ाई तो मैंने एक पूरे देश की एक यात्रा की थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि पुलिस गोली चालान के ऊपर कानूनी प्रतिबद्ध लगना चाहिए, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज के अंदर या सभ्य देश के अंदर जो है वो लोगों की कत्लेआम की इजाजत नहीं दी जा सकती, विशेष तौर पर आंदोलनकारियों की। लेकिन आपको मालूम है कि अभी कम से कम 1 लाख से ज्यादा आंदोलनकारी आजादी के बाद में गोली चालनों में मारे गए हैं, और ये वो संख्या है जिसके अंदर की पंजाब को और कश्मीर को और नॉर्थ ईस्ट को अलग किया गया है। तो ये तो सरकारों के चरित्र को बदलने की बात है, और जो है दमन के रास्ते से की जगह पर डायलॉग का रास्ता होना चाहिए, ये एक सवाल है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ठिकाने के मसले पर जब कोई आंदोलन होता है तो उस समय समाज के पढ़े लिखे वर्ग की क्या मानसिकता रहती है? एक जिस तरीके का एक स्वार्थ का भाव है वो ये है कि अगर मेरा मामला है तो मैं उसके लिए चाहूंगा कि दूसरा कोई उसमें मेरी मदद कर दे। और तो जो ये भाव है लोगों का, वही किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और सभी आंदोलनों के अंदर भी वो काम करता है। एक तो ये है कि लोग जो है सामने आना नहीं चाहते। दूसरा, स्टेट का इतना रिप्रेशन हो गया है कि लोगों को डर लगता है, और राज्य भी इस तरीके से काम करता है कि जो भी कोई सवाल खड़ा करता है या जो भी प्रोटेस्ट के लिए सामने आता है, मेरा जिंदगी भर का अनुभव ये बताता है कि हर प्रोटेस्ट फाइनली जो है वो फर्जी मुकदमा, और आगे बढ़े तो गिरफ्तारी, और आगे बढ़े तो जेल, और आगे बढ़े तो हमला। ये भारत के लोकतंत्र का, भारत के समाज का और राजनीतिक व्यवस्था का यथार्थ है और सच है, और इसके चलते लोगों के अंदर एक डर बैठा हुआ है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि समाज जो है हमारा वो भाग्यवादी है, ईश्वरवादी है। तो वो मानता है कि जो कुछ हो रहा है वो तो ऊपर वाले ने तय किया हुआ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो होने ही वाला है। तो मुझे लगता है कि भाग्यवाद जो है और नियतिवाद जो है वो इस तरीके की लोगों की सोच बनाता है, जिसके चलते लोग निकलते नहीं हैं। अब इसमें एक ये भी मसला है कि ऐसा नहीं है कि लोग कभी नहीं निकलते। आप देखते हैं तमाम सारे आंदोलन ऐसे होते हैं कि जो मास मूवमेंट में तुरंत तब्दील हो जाते हैं और पूरा समाज सामने आकर के खड़ा हो जाता है। उसका उदाहरण जो है किसान आंदोलन का आपने देखा है। आपने रेल आंदोलन का आपने देखा है, जिसका पूरे देश के अंदर एक बड़ा रेलवे जो स्ट्राइक हुई थी उसका एक असर पड़ा। आपने अभी ये देखा है कि पिछले साल कल ही हमने उसका जो है बरसी मतलब 1 साल पूरा होने के ऊपर 2018 में जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर चेंज करना था, और वो चेंज ये कि मतलब जांच होगी, उसके बाद में कोई मुकदमा दर्ज होगा, उसका लोगों ने विरोध हुआ। अब उसमें 13 लोग उसमें शहीद हो गए उस आंदोलन में, लेकिन वो जो चेंजेस थे वो उसको वापस लेना पड़ा सरकार को। इसी तरीके से आदिवासियों को, 1 करोड़ आदिवासियों को जंगल से हटाने का था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लोगों ने विरोध किया, फिर सरकार को उससे अंदर पीछे हटना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं देश भर में जो होती रहती हैं। तो अब मसला ये है कि जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो उसको मास मूवमेंट में तब्दील कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और मास मूवमेंट में तब्दील करने के अंदर एक जो लोग उसे उठा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी लगती है, कितनी विश्वसनीयता है उनकी, और समाज में किस तरीके से देखता है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब केवल एक तरफा ऐसा नहीं है कि लोग सहयोग नहीं करते हैं, सहयोग करते भी हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं। आमतौर पर जो मानसिकता होती है कि मतलब वो एक कहावत है कि कोई भी राजा हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये स्थिति है लोगों की। जी जी। सर, आपने मतलब विधानसभा में भी रहे हैं और आप अलग अलग पार्टियों के साथ आपका एक तरीके से संघर्ष भी रहा है मुद्दों को लेकर के।
आपने क्या महसूस किया कि विधानसभा में किसानों के मुद्दे कितने उठाए जाते हैं? क्योंकि इसी से एक जुड़ा दूसरा भी सवाल है कि पिछले जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उसमें जो उन लोगों ने अपने व्यवसाय के बारे में लिखा, तो उसमें अधिकांश लोग अपने आप को किसान परिवार से जुड़ा हुआ बताते हैं। तो क्या वो जो परिवार से जुड़ाव है किसान परिवार से, वो कभी उनकी बातचीत में उन मुद्दों में नजर आता है? देखिए, जो विधानसभा के अंदर और लोकसभा में या राज्यसभा में ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंदर तो बराबर ये नजर आता है। एक 0 आवर होता है जिसके अंदर सवाल मतलब केवल आप अपने क्षेत्र का मामला उठाते हैं, उसके अंदर भी ये मामला देखा जाता है। इसके आगे का जो मामला है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि असल में जो पूरा संसदीय व्यवस्था है वो गवर्न होती है पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम से। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो है चुनाव जीत करके सरकार बनाती है या अपनी पार्टी चलाती है, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट काम करता है। चुनाव जीतने के लिए ये भी एक तथ्य है कि जनता पैसा नहीं देती है, पैसा कॉरपोरेट देता है, कंपनी देती है, बड़े पूंजीपति देते हैं। तो उनका जो इंटरेस्ट है वो सर्व करने का काम जो भी पार्टी है या जो सरकार है वो काम करती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। एमएलए एमपी जो है सब पार्टियों के अपने अपने क्षेत्र के सवाल उठाने होते हैं, क्योंकि वो उसकी मजबूरी होती है। अब वो नहीं उठाएगा तो वो अगला चुनाव भी नहीं जीतेगा और उसको जनता जो है वो घुसने भी नहीं देगी। लेकिन जो है वो एक छोटा मोटा सा मसला होता है। लेकिन जो नीतिगत मसले हैं वो सब जो है कॉरपोरेट को लाभ देने की दृष्टि से पार्टियों का जो एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहता है कंपनियों के साथ में, उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। और हमको ये वाली बात समझना चाहिए कि ये जो पूरा पार्टी तंत्र है, इस पार्टी तंत्र के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस समय सबसे ज्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स जो आए हैं, है ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं, जिसको आरटीआई में नहीं लिया गया है। तो अब ये जो पैसा लगाते हैं जो लोग, वो एक किस्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक का 100 बनाते हैं। तो आप जब अगर आप मेकिंग ऑफ अंबानी और मेकिंग ऑफ अडानी अगर आप देखें, आप ही अगर आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया पार्टी के ऊपर और कितना इनको पार्टी ने कानूनों के अंदर तब्दीली कर करके और लाभ देने का काम किया। तो एकदम उससे मेरी जो बात है वो एकदम उससे स्पष्ट हो जाएगी कि आमतौर पर जो सब विधायक सांसद जो लिखते हैं कि हम किसान का मामला है, वो हो सकता है उनके पास में जमीन जायदाद होगी, खेती होगी, इसलिए उन्होंने उसको लिख दिया। लेकिन उनका जो लॉयल्टी है वो किसान और गांव के प्रति नहीं रहती, उनकी लॉयल्टी पार्टी के प्रति होती है। और पार्टी की लॉयल्टी कॉर्पोरेट के लिए होती है, क्योंकि वही उसका भविष्य बनाता है, वही सरकारें बनाता है। और आपने देखा है कि जनता पार्टी की सरकार बनी, उसे किसने गिराया था? जो बड़ा कॉर्पोरेट थे, बड़े कंपनी वाले पूंजीपति थे, उन्होंने गिराने का काम किया था। और तमाम सारी जगहों पर ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए मेरे ये स्पष्ट राय है कि जो किसानों का हित है उसके ऊपर कॉर्पोरेट हित हावी हो जाता है। आदमी तो रहता है, ठीक है, एमएलए एमपी है, उसके पास जमीन है तो वो किसानी का लिख देता है अपना, ये है जी बात। जी सर, एक सवाल है जो मतलब अभी 5 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, और इसके पहले अगर हम देखें तो मोदी सरकार ने एक वादा किया था कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी हो जाएगी। और लेकिन जो अभी बजट आया है 2022 और 23 का, इसमें कोई चर्चा इस बात की नहीं है। और चुनाव में फिर किसान के मुद्दे थोड़े थोड़े आए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि इसके पीछे की क्या चीजें हैं? असल में ये जुमलेबाजी की करने वालों की सरकार है। और आमतौर पे चुनाव के समय जो वायदे किए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं या जो चुनावी घोषणा पत्र दिया जाता है, उसके ऊपर जो है पार्टियां कोई अमल करती नहीं है। और ये तो मामला पुराना हो गया। 2014 के अंदर मोदी जी ने जो है कहा था कि 1.5 गुना दाम दिलाएंगे, मतलब एमएसपी की बात कही थी। फिर वो ये कहते रहे कि एमएसपी जो है वो मिलती थी, मिलती है और मिलती रहेगी। पूरे देश में नहीं मिली, केवल पंजाब को छोड़ के, वो भी गेहूं और चावल को छोड़ करके।
तो ये सब दावे तो इसीलिए इसी तरीके का आमदनी दुगनी करने का दावा था। आमदनी दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी हो गई है और इसीलिए खेती और ज्यादा घाटे में जा रही है और इसलिए आत्महत्याएं बढ़ी हैं। ये बात एकदम साफ तौर पर है कि जो कहा जाता है उसका करने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो निर्णय होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि वो कॉरपोरेट के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए निर्णय होते हैं। और अगर निर्णय लेना है, जैसे मिसाल के तौर पर कि भाई अगर आप आमदनी दुगनी करना चाहते हैं किसान की, तो क्या करेंगे? या तो समर्थन मूल्य आप दुगना कर दो, या फिर आप डीजल का दाम, बिजली का दाम, या जो भी उसकी इनपुट कॉस्ट है उसको आधा कर दो। सीधी सिंपल सी बात है ना। अन्यथा तो जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आपको आप देख ही रहे हैं, महंगाई बढ़ी 40% और समर्थन मूल्य बढ़ाया 4%। तो सरकार की जो पूरी पॉलिसी है वो एंटी फार्मर और एंटी वर्कर है। ये बात एकदम साफ है, इसीलिए लोग इसे कहते हैं कि कॉरपोरेट की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है। सर, खेती लगातार घाटे की तरफ जा रही है और इसे कैसे मतलब फायदे में रखा जाए, क्योंकि हम हमारे पास एक मॉडल वो भी है जो सरकार हमारे सामने रखती है और एक मॉडल वो भी है जिसमें हम परंपरागत तरीके से खेती करते चले आ रहे थे। आपको क्या लगता है कि कैसे खेती के में जो घाटा है उसको कम किया जा सकता है? देखिए, हिंदुस्तान में जो 85 से 90% जो खेती है वो 1 हेक्टेयर से कम है, या कई जगह पर 1 एकड़ से भी कम है। तो वो कॉमर्शियल खेती नहीं है। जो आप तरीका अपनाते हैं वो अपनाते हैं कॉमर्शियल खेती का, जिसे इंडस्ट्रियलाइज्ड खेती कहते हैं। ऐसे समय में जब आपका इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ता है और आपको जो आउटपुट कॉस्ट है, मतलब आपका समर्थन मूल्य कहा जाए, वो भी केवल 1.5 गुना ही है, वो भी कभी मिलता नहीं है। तो इसलिए आपको एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में सोचना पड़ेगा। अब उसके अंदर है, अब उसके अंदर जो है, मतलब जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, तमाम किस्म की खेती है, वो है। लेकिन किसान का भी मामला एकदम स्पष्ट है कि किसान जो है वो भी उसको अपना घर परिवार चलाना है, तो वो भी चाहता है कि मैक्सिमम कमाए, तो उसके अंदर अपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है और कैश क्रॉप की तरफ जाता है। और ज्यादातर जो किसानों की आत्महत्याएं होती हैं वो कैश क्रॉप वाले इलाके के अंदर ही ज्यादा होती हैं, क्योंकि उसमें घाटा एक साथ हो जाता है और इतना हो जाता है कि फिर उससे किसान उबर नहीं पाता है। तो एक वैकल्पिक खेती की तरफ तो जाना पड़ेगा, लेकिन वैकल्पिक खेती जो है आखिरकार इस देश के अंदर, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, ये कौन लेके आया? ये तो भारत सरकार लेके आई। ये तो हरित क्रांति के नाम पर आया। तो जो भी कुछ आया, तो कहते हैं जिसने दर्द दिया दवा उसी को देना पड़ेगा। तो जो पूरी इंडस्ट्रियल खेती इस देश के अंदर थोपी गई है वो भारत सरकार के द्वारा थोपी गई है। तो भारत सरकार को इसके अंदर आगे आना पड़ेगा और उसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, ताकि लोग जैविक खेती कर सकें और उसका उनको बेहतर दाम उसका मिल सके। और जो इस तरीके के जैविक खाद है, जैविक कीटनाशक है, वो सब उसको मिनिमम दाम के ऊपर या सब्सिडी के ऊपर, 50% सब्सिडी के ऊपर उसको मिले, या सरकार की ओर से निःशुल्क मिले। तो पूरी दुनिया में जिस तरीके से, जो भी आप देखिए, आप आज यहाँ पर अभी भी 65% जो है खेती किसानी गांव और जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर आधारित है। ऐसा ही अमेरिका में भी था, लेकिन खत्म हो गया। 4%, 2%, 1% के ऊपर आ गए। तो कैसे आ गए? वहां पर अब खेती जो है वो कॉमर्शियल इंडस्ट्री का मतलब एग्रो बिजनेस है, वो भी कॉर्पोरेट के हाथ के अंदर है। इसलिए वहां पर 50,000 एकड़ का फॉर्म है, इसलिए वहाँ हेलीकॉप्टर से बीज और कंप्यूटर से पूरी सिंचाई और कटाई और सब कुछ मशीनीकृत हो गया है। मतलब 50,000 हेक्टेयर के लिए 5 आदमी की भी जरूरत नहीं है ना। और यहाँ पर तो ऐसी स्थिति है कि 85% लोग या 90% लोग खेती किसानी के अंदर पूरा घर परिवार अपना उसी से पाल रहे हैं, एक ही एकड़ से, एक ही हेक्टेयर से, है ना। तो इसलिए आपको एक इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। वैकल्पिक तरीके तो अपनाने ही पड़ेंगे, लेकिन ये बिना सरकार के प्रोटेक्शन के संभव नहीं है। नहीं तो वो एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे, जो है कहीं पर करेंगे लोग, कुछ लोग उसकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग जो है, मुझको याद है मेरे यहाँ पर एक थे, हमारे एक साथी थे, अनिरुद्ध गुरुजी करके बोलते थे, 33 एकड़ जमीन थी। मैं जो है प्राकृतिक खेती और कौन सी जैविक खेती सबका प्रयोग किया। अब 33 एकड़ जमीन उनकी जो थी,
तो लोग 1 एकड़ और 2 एकड़ से जितने कमा रहे थे वो 33 एकड़ में नहीं कमा पाते थे, क्योंकि उसके लिए भी तो इनपुट कॉस्ट चाहिए, उसके लिए भी तो जो है खेतिहर मजदूर चाहिए, है ना। पेट को भरना भी किसान के लिए अपना पेट काट कर भी उसके लिए संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर ये करना पड़ेगा कि मनरेगा का जो है वो पूरा काम, खेत के अंदर जो काम होता है, वो काम मनरेगा के माध्यम से होने लग जाए, और उसका जो है सरकार उसका मजदूरी देने का काम करे, तो फिर खेती किसानी को, किसान को थोड़ी राहत मिलेगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। तो इसके अंदर स्टेट प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, केवल किसानों के इनिशिएटिव से नहीं होगा, लेकिन अकेले स्टेट के करने से भी नहीं होगा, ये वाली बात एकदम साफ है। तो किसानों के अंदर इस बात की जागरूकता पैदा करना, और पंजाब इसका एक बहुत टिपिकल उदाहरण है। पंजाब के अंदर जिस तरीके से कैंसर फैला, हर चौथा किसान जो है कैंसर से पीड़ित है, इसलिए कि वहां पर इतना ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ, इतना ज्यादा खाद का इस्तेमाल हुआ कि पानी भी जहरीला हो गया। तो अब हम तो हर समय मीटिंग में कहते हैं किसानों से कि भाई आपको अन्नदाता कहा जाता है, जहरदाता तो हो नहीं सकते आप, है ना। लेकिन फाइनल राउंड के अंदर तो यही स्थिति बन रही है, खेती के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी, उसके लिए किसान दोषी नहीं है, पूरी सरकार और सरकार की पॉलिसी पूरी दोषी है, क्योंकि किसान को अपना परिवार चलाना है, उसे अपना जीवन चलाना है, और सरकार अगर हर काम उसके खिलाफ में करेगी तो वो जैसे भी अपना जीवन चला सकता है वो चलाएगा। अभी तो एक जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ में एक दूध को लेकर के जो पैक्ट हुआ है, पहले होने वाला था, उसका किसानों संगठनों ने विरोध किया, रुक गया था। तो ऐसा एग्रीमेंट है कि अब पूरी दुनिया का अगर दूध जो है विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का आएगा, 1 साल तक वो खराब नहीं होगा, और जो यहाँ का रेट है उससे वो और मतलब बहुत कम रेट के ऊपर आ जाएगा। तो फिर ये देश के अंदर जो है, जो पूरा डेयरी उद्योग है, जो कि किसानों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस देश में इस समय 2 गाय या भैंस या कुछ रख करके लोग अपना जीवन चला रहे हैं, क्योंकि 3 महीने में एक बार फसल आती है ना। 4-5 महीने लगने के बाद में थोड़ा बहुत कुछ राशि उसके पास आती है, तो उससे ना तो बच्चे की पढ़ाई, ना बच्चे का इलाज, ना कोई घर में शादी ब्याह, ना कोई दुर्घटना का कुछ हो सकता है। तो इसलिए वो अपना, उसको सरकार ने वो दे दिया, एक कार्ड दे दिया है, वो कार्ड से वो उधारी उसकी बढ़ती चली जा रही है, बाद में उसकी खेती डूब रही है पूरी। तो पूरा का पूरा जो घाटे वाली खेती है, जब तक इसको तब्दील नहीं किया जाएगा, इसकी इकोनॉमिक्स को नहीं बदला जाएगा, इसकी साइंस को नहीं बदला जाएगा, लोगों की समझ को नहीं बदला जाएगा, तो फिर अगर ऐसा नहीं हो सकता ना कि कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं, या जो पूरे यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो हैं पूरे देश की, वो सब तो काम करें, बड़ी बड़ी मॉन्सेंटो कंपनी, कारगिल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वो काम करें, तो फिर उससे बचेगा कैसे किसान, ये पूरी स्थिति है। जो ये आंदोलन हुआ, इसने समाज में क्या नई चीजें इससे जुड़ी हैं? देखिए, जो आंदोलन हुआ, समाज को उससे बहुत कुछ मिला है। सबसे पहली बात तो है कि देखिए, राजनीतिक चेतना बढ़ी है। एक लोगों को अपने अधिकार के प्रति ये भाव हुआ, एक तरीके से देयर इज नो अल्टरनेटिव, जो है जिसे टीना सिंड्रोम कहते हैं, वो ये बताया गया है कोई विकल्प नहीं है ना। कानून पारित हमने कर दिया तो कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो है किसानों ने ये साबित किया कि विकल्प है, लड़ने का विकल्प है, जीतने का विकल्प है, और सरकार से पार्लियामेंट में कानून पारित होने के बाद भी कानूनों को रद्द करने का एक विकल्प है, और उसकी एक ही अनिवार्य शर्त है कि आपको एकजुटता बनानी पड़ेगी, सेक्रीफाइस के लिए तैयार करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, और अपने संसाधन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एक तो इस देश के अंदर जो पूरा निराशा का जो वातावरण था, उसके अंदर एक आशा पैदा करने की काम किया है, और लोकतंत्र के अंदर जो एक जनशक्ति होती है, उसका जो महत्व होता है, उसको किसान आंदोलन ने स्थापित किया है, और सभी के लिए एक मॉडल बनाया है, पेश किया है, कि आखिरकार इस देश में देखिए कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट तो बहुत पहले से बहुत ही ज्यादा एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर जो बदलाव करने वाली ताकतें हैं वो ये मानती हैं कि वैनगार्ड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, मतलब क्रांति का ध्वजवाहक जो है वो मजदूर होगा। लेकिन अब मजदूरों के ऊपर 4 जो है लेबर कोड थोप दिए गए, और जो है पूरा निजीकरण कर दिया गया, तो वो उस तरीके से रजिस्टर नहीं कर पाए, लेकिन किसानों ने रजिस्टर कर लिया, इसलिए कि श्रमिक जो है वो नौकरी कर रहा है। और आजकल स्थिति है कि आपने कहीं पर आगे बढ़े, आजकल तो अब ऐसे स्थिति कर दी गई है कि यूनियन ही बनाने पर रोक कर दी गई है, यूनियन के द्वारा हड़ताल करने पर रोक कर दी गई है,
आजकल ऐसा बना दिया गया है कि अगर आप कोई आंदोलन करो और उसमें कोई हिंसा हुई, जो कि आमतौर पर पुलिस कराती है या मैनेजमेंट कराता है, तो उसका पूरी वसूली नेता से होगी, वो भी 15 दिन के अंदर होगी, वो भी ट्रिब्यूनल बना करके होगी। तो पूरा का पूरा वातावरण जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। ऐसे समय में डेमोक्रेसी के अंदर भरोसा बढ़ाया है और जो है लोकतंत्र को मजबूत किया है और लोगों के अंदर एक उम्मीद और आशा पैदा करने का काम किया गया है। स्वामीनाथन समिति में जो खेती किसानी है उसको अकुशल श्रम के अंतर्गत रखा गया है और इसलिए किसान के श्रम के मूल्य को दूसरे जो श्रम है उसकी तुलना में कम रखा गया। जबकि अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो गांधी जी भी बात करते थे कि किसान को मानते थे कि वो परंपरागत ज्ञान से संपन्न है और उसका जो मूल्य है वो किसी और काम से कम नहीं है। इसी बात को कार्ल मार्क्स ने भी अपनी राइटिंग्स में कहा है कि जो श्रम का मूल्य है वो किसी और श्रम के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप स्वामीनाथन समिति की जो सिफारिशें हैं उसको देखते हैं। देखिए क्या है कि मामला ऐसा है कि खेत है वो हाईली स्किल्ड जॉब है और आपको मालूम है निदाई गुड़ाई या जो भी कुछ काम करने का होता है वो तो आप किसी कलेक्टर एसपी को कहे कि तू करके दिखा दे, है ना, तो वो नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसको आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को, जैसे ऑर्गेनाइज श्रमिक को जो पैसा दिया जाता है मजदूरी का पर डे का, उस तरीके से इसको जो है एक संगठित क्षेत्र के अंदर मतलब उसको जो तकनीकी लोगों को जो मजदूरी दी जाती है उस तरीके की मजदूरी जब आप इनपुट कॉस्ट आप जोड़ते हैं ओवरऑल जो खर्चा होता है उसके अंदर, उसमें आपको उसे जोड़ना चाहिए। ये बात डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जो है वो लगातार कहते रहे कि पूरी मजदूरी उसे मिलनी चाहिए और देश के अंदर जो है वो मजदूरी किसान एक ऐसा व्यक्ति है कि उसकी जब इनपुट कॉस्ट लगाई जाती है स्वामीनाथन कमीशन के मापदंड में, तो एक अलग बात है कि भाई वो तो 1.5 गुना की बात कर रहा है लागत और उससे 1.5 गुनी की बात कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि भाई जो पूंजी है उसके ऊपर ब्याज भी उसको दिया जाना चाहिए। और तो ये जो वो बात कह रहे हैं वो तो आवश्यक है, लेकिन वो नाकाफी है, उस अकेले से बात बनने वाली नहीं है। लेकिन इसको एक कुशल कारीगर की मजदूरी किसान को उसकी इनपुट कॉस्ट तय करते समय दी जाए, इस आधार पर अगर समर्थन मूल्य तय होगा तभी किसानों के साथ में कुछ न्याय हो सकता है। लेकिन अब सरकार का तो ये है कि अभी आप अगर देखेंगे कि आज की तारीख में जो मजदूरी का रेट लगाया जाता है तो इस समय चल रहा है मनरेगा का रेट अगर 200 रुपए चल रहा है तो उससे आधा रेट भी जो है किसानों का इनपुट कॉस्ट में मजदूरी का नहीं लगाया जाता। जबकि मामला क्या है, मामला ये है कि जो कर्मचारी को या जो मजदूर को जो मजदूरी दी जाती है उसके अंदर एक बेसिक प्रेमिसेस ये रहता है, एक आदमी कमाएगा और पूरा घर खाएगा, इसके आधार पर होता है सब। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो 5 के 5 लोग लगे रहते हैं, तो मतलब यहाँ पर तो कायदे से एक आप परिवार है तो बच्चा भी जाता है, बाप भी जाता है, बेटा भी कर रहा है, बहू भी कर रही है, सास भी कर रही है, तो पूरा परिवार लग करके खेती करता है। तो इसके अंदर तो कॉस्ट उसकी बहुत हाई होती है, लेकिन उसको एक्चुअल कॉस्ट उसके अंदर जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। तो ये एक जिसे कहते हैं कि जानबूझ करके एक साजिश चली है और यही कारण है जिसके कारण से किसान गरीब है, गांव गरीब है और यही कारण है कि वो पैसा जो उसका पूरा है वो शहर में चला जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास चला जाता है और इसलिए वो अमीर है और इतना बड़ा ये डिफरेंस है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आंदोलन के बाद लगा था कि जो खेती किसानी के जो मुद्दे हैं वो केंद्र में आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो परिणाम आए और जिस तरह से चीजें हुई हैं वो भी हमारे सामने हैं। कौन से ऐसे कारण हैं जिससे खेती किसानी मुख्य मुद्दा इस समाज में बन नहीं पा रहा है? देखिए बात यह है कि किसान अपनी आइडेंटिटी के ऊपर जो है के बारे में उतना सजग नहीं है। हिंदू सजग है, मुसलमान सजग है, एक यादव सजग है, ब्राह्मण सजग है,
लोग जाति की आइडेंटिटी को मानते हैं, धर्म की आइडेंटिटी को मानते हैं, लेकिन किसान की आइडेंटिटी को किसान खुद ही स्वीकार नहीं करता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि जब चुनाव आता है तो उसे जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि ऐसा नहीं है कि किसानों की चेतना ने काम नहीं किया, अगर नहीं किया होता तो ये अखिलेश यादव को जो 77 सीटें ज्यादा मिल गई पिछली बार की तुलना में, कहाँ से मिल जाती, और जो बीजेपी की 55 सीटें कम हो गई वो कहाँ से हो जाती, है ना। जो ये 10% 22% वोट था समाजवादी पार्टी का 35% पे आ गया, वो कहाँ से आ गया? वो सब किसानों के आंदोलन का, किसानों की चेतना का वो सब एक असर है, लेकिन उतना व्यापक असर नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि वो व्यापक एकजुटता नहीं है। और इसके अंदर ये वो लोग भी दोषी हैं जो लोग एक किस्म से कहते हैं कि भाई हम तो खेती किसानी की बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं। तो जो कॉरपोरेट मुखी पॉलिटिक्स है, कॉरपोरेट आधारित पॉलिटिक्स है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग की जो पॉलिटिक्स है ना, आप उसका विरोध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स करेंगे नहीं। तो ये एक किस्म का फार्स है ना। तो इसको खत्म किए जाने की जरूरत है, और जो है पूरा का पूरा किसान आंदोलन के पॉलिटिसाइजेशन की जरूरत है। मतलब किसान अपने मुद्दे के ऊपर अगर लड़ रहा है और तो उसको राजनीतिक चेतना भी उसकी जागृत करना जरूरी है। मुझे लगता है कि वो हम जो है उसमें हमारा कम जो है वो जितना हमें करना था हम उतना नहीं कर पाए। आपने किताबी दुनिया के दर्शकों से इस मसले पर बात की। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाल बहुत करके शुक्रिया। हमारे सवालों का जवाब दिया।